तो मूवी की स्टार्टिंग में एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होता है और सामने झाड़ियों में एक चूहा मरा हुआ होता है जिसको वो उठाता है और पन्नी में डाल के ले जाता है। इसके बाद इस सीन शिफ्ट होता है, एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गले लग रही होती है और वहीं कबीर, जिसका किरदार अजय देवगन ने निभाया है, वो अपने बेटे के साथ बैठा होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। और ध्रुव को यहाँ पर अक्सर वॉइस रिकॉर्डिंग करते दिखाया जाता है। इसके पास एक डिवाइस है जिसके जरिए वॉइस रिकॉर्ड होता है। यहीं पर कबीर अपने बेटे से पूछता है अपनी बेटी के बारे में कि वो किससे मिल रही है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि सामने की तरफ खड़ी होती है, एक लड़के के साथ गले लग रही होती है। जिसके बाद ध्रुव के पास भी इसका आंसर नहीं होता है और इसके बाद कबीर अपनी बेटी को हॉर्न बजाकर अपनी तरफ बुलाता है घर ले जाने के लिए। और इसके बाद दिखाया जाता है कि कबीर काफी ज्यादा मॉडर्न सोच रखता है और अपनी बेटी और बेटे के साथ एक तरह से दोस्त की तरह बिहेव करता है और उसी तरह से अपनी बेटी से भी पूछता है कि वो लड़का कौन था। यहाँ पर उसकी बेटी यही बताती है कि वो सिर्फ उसका एक दोस्त था। और ऐसे ही ऐसे खेलते अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही रास्ते में भी जानवी काफी ज्यादा जिद कर रही होती है क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाना होता है और जिसकी परमिशन वो अपने पापा कबीर से मांग रही होती है। काफी जिद करने पर घर पहुंचते ही कबीर उसको ओके कर देता है कि तुम जा सकते हो, मगर अपने फ्रेंड्स की सारी डिटेल्स देने के बाद। और यहीं पर ध्रुव भी अपनी एडिटिंग कर रहा होता है। ध्रुव एडिटिंग कर रहा है और उसके पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। ये एक इम्पोर्टेंट भाग है स्टोरी का जो कि आपको आगे पता लगेगा। अब घर पहुंचते ही इस फैमिली की माँ को भी दिखाया जाता है, यानी कि कबीर की वाइफ। इसी के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने फार्म हाउस पे जाएंगे कुछ दिनों के लिए, जिसके लिए कबीर बैग में कुछ पैसे रखता है और अपनी बीवी ज्योति को पकड़ा जाता है। अब जब ये लोग अपने घर से निकलते हैं फार्म हाउस के लिए, रास्ते में ये लोग एक ढाबे पे रुक और यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर जानवी ऑयली फूड से काफी हेट करती है और साथ ही साथ में चाय से भी। यहाँ पर कबीर 2 चाय के लिए ऑर्डर करता है, मगर यहाँ पर वेटर बोलता है कि पहले 2 टोकन लेकर आओ, उसी के बाद चाय मिलेगी। जिसके लिए जब वो टोकन लेने जाता है तो सीधा एक 500 का नोट पकड़ाता है दुकानदार को। दुकानदार बोलता है कि उसके बाद छुट्टी नहीं है और इसी के बाद कबीर बिना चाय लिए ही अपनी सीट पे वापस चले आता है। और यहीं पर एंट्री होती है माधवन की, जिसने कैरेक्टर निभाया है वनराज का। ये कबीर के पास आता है चाय लेकर उसके लिए और कहता है कि मेरे पास छुट्टे पैसे थे इसलिए मैंने आपके लिए चाय ले ली, और फिर दूसरी सीट पे जाके बैठने लगता है। जिसके बाद कबीर उसको ऑफर करता है क्यों ना आप हमको ज्वाइन कर लें। जिसके बाद जब वो उनकी सीट पे बैठता है वो अपना को इंट्रोड्यूस कराता है और कबीर भी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है वनराज को। और यहीं पर जब वनराज चाय पी रहा होता है अपनी चाय गलती से जानवी की तरफ रख देता है, जहाँ पर जानवी उसको बोलती है कि प्लीज इस चाय को अपनी तरफ रख लीजिए क्योंकि मुझे चाय की स्मेल से दिक्कत होती है। अब यहाँ पर जानवी के पास भी एक परांठा होता है जो कि काफी ऑयली होता है जिसको वो नहीं खाना चाहती थी। और यहीं पर वनराज उसको बोलता है कि मैं आपका परांठा खा लेता हूँ, जिसकी जगह पर वो अपनी जेब से एक लड्डू निकाल के देता है जो कि जानवी खा लेती है। और इसके बाद ही जानवी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद ही वनराज अब जानवी को बोलता है कि बेटा थोड़ा सा परांठा खा लो, जिसके बाद जानवी उसकी बात मानते एकदम से परांठा खाना शुरू कर देती है। और यहीं पर कबीर और ज्योति दोनों इस चीज को देख के काफी हैरान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। और साथ ही में कबीर के पास श्याम नाम के बंदे का फोन आता है जो कि उसके फार्म हाउस पे एक नौकर है। वो अपनी बीवी ज्योति को बताता है कि उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और अब वो फार्म हाउस पे काम करने नहीं आ पाएगा। जिसके बाद ज्योति बोलती है कि अब घर पे भी काम मैं करूंगा और वहां पर भी मुझे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जानवी पूरा पराठा खत्म कर देती है जो कि बिल्कुल भी ऑयली खाना पसंद भी नहीं करती थी। अब जानवी को काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है, जिसके बाद वो कबीर से बोलती है कि यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद ये लोग वहां से खड़े हो जाते हैं और अपनी कार की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर कार में सिर्फ जानवी और उसकी माँ ज्योति होती है। कबीर और उसका बेटा ध्रुव सामने की शॉप से कुछ खरीद रहे होते हैं। इसी दौरान वनराज विंडो की तरफ आता है जहाँ पर जानवी बैठी होती है। अब वो उसको शीशा नीचे करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जानवी वैसा ही करती है, शीशा नीचे करती है। और यहीं पर वनराज उसको बोलता है कि जैसे ही तुम फार्म हाउस पहुंचोगी ये बिस्किट खा लेना, और उसको बिस्किट देके चले जाता है। जिसके बाद ज्योति उससे पूछती है कि वो किस लिए आया था। यहाँ पर जानवी झूठ बोलते यही कहती है कि वो सिर्फ बाय कहने आए थे। अब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। अब यहाँ पहुंचते ही ध्रुव को दिखाया जाता है जो कि एक मछली उसके पास होती है जिसको वो फार्म हाउस के एक तालाब में डाल देता है। और दूसरी तरफ कबीर और ज्योति सामान गाड़ी से निकालकर घर के अंदर चले जाते हैं, मगर जानवी गाड़ी में अभी भी बैठी हुई थी और वो उस बिस्किट को खा के खत्म कर रही थी जैसा कि वनराज ने उसको बोला था। यहाँ पर यही दर्शाया गया था कि वनराज के कब्जे में वो आ चुकी थी, वो जैसा उसको बोल रहा था वो वैसा ही कर रही थी। इसके बाद ही स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों ही पानी में खेल कूद रहे होते हैं और यहीं पर ज्योति का फोन पानी में भीग जाता है, जिसको वो जल्दी से ले आकर एक चावल के डब्बे में डाल देती है ताकि उस फोन को कुछ हो ना। इसके बाद ही ज्योति देखती है अपने टेरेस से कि गेट पर वनराज खड़ा हुआ है। उसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सीधा जाके कबीर से बोलती है कि वनराज यहाँ पर गेट पे क्या कर रहा है, वो हमारा पीछा यहाँ तक कर रहा है। इसके बाद ही वनराज उनकी गाड़ी
यानी कि कबीर की गाड़ी की तरफ आता है और सीट पर देखता है कि जानवी ने वो बिस्किट खा लिया था क्योंकि उसका रैपर वहां पड़ा हुआ था, और फिर सीधा वो फार्म हाउस के अंदर आया था। और यहाँ पर जब कबीर और ज्योति उसके पास आते हैं तो उनसे वो यही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ 10-15 मिनट का टाइम दे दीजिए, मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है और फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगा। थोड़ी देर बाद ही ज्योति कबीर के पास जाके बोलती है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, तुम इस बंदे को जल्दी से बाहर निकालो। जिसके बाद कबीर इसको बोलता है कि तुम पूरे घर के सारे दरवाजे लॉक कर दो मेन गेट को छोड़कर, और मैं इसको बाहर भेजता हूँ किस तरह। इसके बाद ही वनराज के पास जानवी बैठी होती है जो कि उससे बात कर रही होती है। अब वो वनराज को अपने बारे में बता रही होती है कि वो एक लद्दाख के ट्रिप पे जाने वाली है अपने 10 दोस्तों के साथ। इसी बीच में ध्रुव भी फुटबॉल से खेल रहा होता है जिसकी फुटबॉल यहाँ बीच में गिर जाती है। यहाँ पर वनराज थोड़ा सा चिड़ा हुआ सा दिखाया जाता है इस चीज को देखकर, और ध्रुव को बोलता है कि कहीं और जाके खेलो, हमको डिस्टर्ब मत करो। यहीं पर जब इन दोनों की बातें हो रही होती है तो वनराज अब उसको सीरियस होकर बोलता है जानवी को कि तुमको कहीं नहीं जाना, अब तुमको सिर्फ मेरे साथ ही चलना है। और यहीं पर जब वो उसके मुंह से इसके बारे में हाँ निकलवा रहा होता है, इसी टाइम पर ध्रुव की फुटबॉल दोबारा से वहां गिरती है, जिसको देख के वनराज काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। यहाँ पर ध्रुव अपनी बहन से बोलता है कि दीदी मेरे साथ खेलो एक झूले पे, और वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो दोबारा खेलने को बोले ही ना। और इसी के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक झूले पर जानवी ध्रुव को तेज तेज झुला रही होती है, जिससे ध्रुव काफी ज्यादा डर जाता है और वो तेज तेज चलाने लगता है मदद के लिए अपने माँ बाप से। इस चीज को देखते ही कबीर और ज्योति वहां पर भागते हुए आते हैं और किसी तरह उस झूले को रोकते हैं, जिसके बाद ध्रुव की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। इसी के बाद कबीर जानवी को थोड़ा बहुत डांटता है और यहाँ पर वनराज जानवी को बोलता है कि अपने पापा से सॉरी मांगो, जिसके बाद वो सॉरी बोल देती है। और इसी के बाद रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों डिनर के लिए बैठते हैं, और यहीं पर कबीर दोनों भाई बहनों में सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर यहीं पर वनराज एकदम से बीच में आ जाता है और वो कहता है कि इसमें जानवी की कोई गलती नहीं है, इसमें तुम दोनों की गलती है, यानी कि कबीर और ज्योति की, एक माँ बाप के तौर पर, कि तुमने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है, उसको कुछ लोगों के साथ लद्दाख ट्रिप पे भेजा जा रहा है। इसके बाद ही कबीर वनराज को वहां से जाने के लिए बोलता है, और यहाँ पर जानवी ये भी बताती है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही मुझे करने का मन भी कर रहा है, मैं उनको किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद ही कबीर दोबारा से वनराज को बोलता है वहां से जाने के लिए, और जब वो नहीं मानता तो उसको जोर जबरदस्ती धक्का देके वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, और वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि अपने पापा को रोको, जिसके बाद जानवी वैसा ही करती है जैसा वो बोलता है। और जब कबीर वनराज को बाहर निकाल रहा होता है तो जानवी अपने बाप को जोर से धक्का दे देती है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद ही कबीर गुस्से में वनराज से बोलता है कि क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, जिसके बाद वो बताता है कि उसको मैंने पूरी तरह अपने वश में कर लिया है और मैंने उस पर काला जादू करा है, वशीकरण कर दिया है। और इसके बाद ही वनराज जैसा जैसा जानवी को बोलता है खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, वो वैसे ही करती है। और इसी के बाद ज्योति और कबीर काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। वो सबसे पहले तो उन लोगों को बोलता है कि अपने सारे फोन्स लाकर इस टेबल पे रख दो, और जिसके बाद वो सारे फोन जानवी को कह के तोड़वा देता है। और इसी के बाद वनराज जानवी को बोलता है चाय की पत्ती खाने के लिए, जहाँ पर जानवी चाय बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब वो पूरा डब्बा सूखी चाय की पत्ती खा जाती है। और इसी चीज को देखकर कबीर अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वनराज उसको यहाँ पर जानवी को बोलता है कि अपने बाप को थप्पड़ मार दो, जिसके बाद उसको थप्पड़ मार देती है। इसके बाद कबीर और ज्योति उसको रुकने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा, और तुम लोगों को मुझे ये बोलना पड़ेगा कि तुम लोग अपनी बेटी को मुझे दान करते हो, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम लोगों को इतना तड़पाऊंगा जिस चीज को देख के मुझे बहुत मजे आएंगे, और फिर भी तुम नहीं माने तो मैं यहाँ पर खून खराबा करवा दूंगा। वहीं पर वनराज अपने पैर दबा रहा था जानवी से, जहाँ पर जानवी गलती से उसके चोट पे हाथ लगा देती है, जिसके बाद वो उसको एकदम से लात मार देता है। इस चीज को देखकर कबीर को काफी गुस्सा आता है और वो वनराज को पीटना शुरू कर देता है। अब जब कबीर वनराज को पीट रहा होता है तो उसी टाइम पर वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि अपने भाई का सिर फोड़ दो, और जानवी वैसे ही करती है, अपने भाई का सिर फोड़ देती है और उसके खून ही खून निकलना शुरू होता है। इसी दौरान गेट पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस वाला जब गेट पर होता है तो वो काफी ज्यादा डोरबेल बजाते हैं, मगर कोई भी बाहर नहीं आता, तो इसलिए वो बिना परमिशन के घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि घर के अंदर तेज गाना चल रहा होता है, और यहाँ पर सामने ज्योति, कबीर और वनराज बैठा होता है। वो बोलते हैं कि हम काफी देर से यहाँ पर डोरबेल बजा रहे हैं, मगर आप लोग बाहर नहीं आ रहे हो, और साथ ही में उनको पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा मिस कॉल्स आई हैं यहाँ से, मगर इस तरफ से कोई भी आवाज वहां नहीं आई। इसी कारण हम इस घर में चेकिंग करने के लिए आए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब घर के अंदर तो पहले से लड़ाई चल रही थी, मगर एकदम से ये शांति क्यों, सब कुछ ठीक कैसे दिख रहा था। असल में
वनराज ने जानवी को सिलेंडर के ऊपर बिठा दिया था और सिलेंडर का पाइप निकाल दिया था। सिलेंडर लीक हो रहा था और साथ ही में जानवी एक माचिस को लेकर बैठी होती है कि अगर वनराज को पुलिस ने पकड़ा या फिर उसके साथ कुछ भी हुआ, माचिस को जला के अपना को जला दे। और साथ ही में वनराज को पता लगता है कि अभी भी इस घर में एक फोन बचा है जिसके जरिए पुलिस में कॉल मिलाई गई है। अब क्योंकि जानवी सिलेंडर के ऊपर बैठी है जो कि पुलिस वालों को नहीं दिख रही है क्योंकि वो किचन में है, और फिर वनराज को जैसे ही उस फोन के बारे में पता लगता है तो वो ज्योति को बोलता है कि उस फोन को निकाल के ले आओ। वो फोन कहाँ है? और वो फोन वही होता है जो कि उसने चावल के डिब्बे में डाल रखा होता है, उसी से उसने कॉल मिलाया होता है। वो वहां पर ले आती है उस फोन को। और साथ ही में ये लोग एक बहाना लगाते हैं कि शायद उनके बेटे ने ये गलती से कॉल मिला दिए होंगे। और इसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो हम आपको असल में जब मदद चाहिए होगी तो हम नहीं आ पाएंगे। और इसी के बाद पुलिस वाला जब जा ही रहा होता है तो उसको गैस की बदबू आती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए बोलता है। तो ये लोग कुछ ना कुछ बहाना लगा के पुलिस वाले को वहां से भगा देते हैं। अब पुलिस के जाने के बाद ये लोग बिल्कुल बेसहारा महसूस करते हैं। एक तरफ ध्रुव के बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और दूसरी तरफ जानवी वनराज के पूरी तरह कब्जे में होती है। कबीर वनराज को बोलता है कि ध्रुव की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मगर वो उसको बोलता है कि तुम इसको रूम में ले जाओ ऊपर वाले। यहाँ पर कबीर वनराज को बोलता है कि तुमको जो भी चाहिए होगा मैं तुमको दे दूंगा, जिसके बाद वनराज उसको बोलता है ठीक है, जो भी तुम्हारे पास है वो तुम ला के दो। यहाँ पर कबीर जल्दी से जाता है रूम में और जो भी उसके पास कैश और ज्वेलरीज होती हैं वो सारी ला के वनराज को देता है। वनराज उस बैग को उठा के सीधा घर के बाहर चले आता है और उसके बाद ही गेट लॉक कर देते हैं ये लोग अंदर से। मगर उसके जाने के बाद कबीर और ज्योति एक चीज नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी तो अभी भी होश में नहीं आई है, वो अभी भी वनराज के कब्जे में ही थी। जिसके बाद जल्दी से कबीर गेट की तरफ भागता है और बाहर जाके देखता है तो वनराज ने उसके सारे दिए गए पैसे और ज्वेलरी पे आग लगा दी थी। और यहाँ पर वनराज काफी जोश में और गुस्से में होता है, जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने मुझे क्या एक इंसान समझ लिया था जिसको पैसों का लालच है या फिर किसी की हवस है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ। और साथ ही में ये बोलता है कि भगवान ने एक चीज की गलती कर दी थी कि इंसानों को खुद की मर्जी का मालिक बना दिया था, और अब मैं सबकी दिमाग पे कब्जा कर लूंगा और सबका भगवान बन जाऊंगा। जिसके बाद वो वापस से घर में घुस जाता है और अब वो जानवी को बोलता है कि अपने मुंह पे चाटे चाटे मारते रहो। और साथ ही में फिर बाद में उसको बोलता है कि तुम अब गाना चलाओ और नाचना शुरू कर दो। इसके बाद ही कबीर बिल्कुल बेबस हो जाता है, वो अपने बेटे ध्रुव के पास चले आता है और ज्योति नीचे बैठ के जानवी को देख रही होती है। यहाँ पर जानवी नाचते नाचते काफी ज्यादा थक जाती है, लेकिन वनराज उसको रुकने के लिए बोलता ही नहीं। अब वनराज ज्योति को बोलता है कि तुम ऊपर वाले रूम में चले आओ अपने पति और बेटे के पास, लेकिन वो नहीं जा रही होती। तो यहीं पर वनराज जानवी को बोलता है कि अगर वो ऊपर ना जाए तो उसको चाकू मार देना, जिसके बाद ज्योति ऊपर चली जाती है। फिर इसके बाद वनराज जानवी को बोलता है कि मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ और अगर कोई भी मेरे पास आए तो उसको चाकू से मार देना। यहाँ पर जानवी उसको गार्ड करने लग जाती है और वनराज को सोता हुआ देख कबीर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसको रोक देती है और वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है। उसको कहीं भी हिलने के आदेश नहीं मिला होता तो वहीं पे खड़े खड़े पेशाब भी कर देती है। इसके बाद ज्योति वनराज से रिक्वेस्ट करती है कि उसके कपड़े चेंज करने दो, जिसके बाद वनराज बोलता है ठीक है, उसको पहना दो। और यहीं पर मौका देखकर ज्योति जानवी से चाकू छीन लेती है और वनराज पर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ कबीर ऊपर वाले रूम की खिड़की से निकल के नीचे आने की कोशिश करता है वनराज के फोन के पास आने के लिए। और ये ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता लगेगा। अब जब ज्योति वनराज से भिड़ रही होती है, उसको मारने की कोशिश कर रही होती है, वहीं पर वनराज जानवी को आदेश देता है कि अपनी माँ को चाकू से मार दो। जैसे ही वो अपनी माँ को मारने वाली होती है, दूसरी तरफ से कबीर आके अपनी बेटी को रोक लेता है और यहीं पर कबीर अब वनराज पे चढ़ जाता है और उसको पीटना शुरू कर देता है। जब कबीर वनराज पे भारी पड़ जाता है तो वनराज एकदम से जानवी को बोलता है कि तुम इतनी जोर जोर से हंसो कि जब तक तुम मर ना जाओ रुकना मत। और ऐसा ही जानवी करती है, वो हंसना शुरू कर देती है और इसी पर कबीर को अब वनराज को छोड़ना पड़ता है। अब वनराज बोलता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी और तुमने मेरा खून निकाला है, अब उसका बुरा सिला मिलेगा तुम लोगों को। ऊपर की तरफ ध्रुव को दिखाया जाता है जो कि चुपके से ये सब चीजें सुन रहा होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। मगर यहाँ पर उसके पापा कबीर ने उसको कुछ काम दिया होता है जो कि वो वही कर रहा होता है। और वहीं पर वनराज ये बोल रहा होता है कि कबीर यानी कि तुम्हारे पापा जानवी को बोल रहा होता है, ये चाहते हैं कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और तुम आजाद हो जाओ। और इसके बाद ही वनराज अब जानवी को बोलता है कि जानवी तुम ऊपर जाओ और अपने भाई को चाकू से जान से मार डालो। और जानवी ऐसे करती है, अपने भाई की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर ध्रुव कहीं पर छुप जाता है, जानवी उसको ढूंढती रहती है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलता। और यहीं पर पीछे पीछे कबीर और ज्योति भी जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इस टाइम पर कबीर भी जख्मी दिखाया जाता है जो कि
पिछली लड़ाई में जानवी के जरिए उसके पैर पे एक चक्कू लग गया था, तो वो अपनी पूरी तरह कंडीशन में नहीं होता है और इसी वजह से वो पूरी ताकत से जानवी को नहीं रोक पा रहा होता। यहाँ पर एक पल को वो उसको एक स्टोर रूम में जाके पकड़ लेते हैं, मगर यहाँ पर जानवी इमोशनली अपने माँ बाप को अपनी तरफ अपनी बातों में उलझा लेती है और उन दोनों को ही एक स्टोर रूम में बंद कर देती है और फिर से अपने भाई को ढूंढना शुरू कर देती है उसको जान से मारने के लिए। अब वो छत के एरिया पे ढूंढने के लिए जाती है उसको और वो वहीं पे छुपा होता है। यहाँ पर ध्रुव ने दरवाजा लॉक कर रखा होता है, लेकिन जानवी किस तरह से तोड़ देती है। अब ध्रुव बिल्कुल छत की एरिया में सीढ़ी के जरिए चला जाता है और यहीं पर जानवी भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से चढ़ जाती है। फिर किसी तरह कबीर और ज्योति दरवाजा तोड़कर बाहर निकलते हैं और सीधा छत की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कबीर जैसे ही उस सीढ़ियों के जरिए छत की तरफ जा ही रहा होता है तो जानवी उसके हाथ में चाकू मार देती है और फिर वो सीढ़ियां ऊपर खींच लेती है। इसी को देखते हुए कबीर जल्दी से नीचे की तरफ जाता है क्योंकि उसको पता था कि जानवी ध्रुव को ऊपर से नीचे फेंक रही है और वो नीचे से उसको पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन जानवी उसको फेंक देती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है सर के बल पे। और यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि ध्रुव अब मर चुका है। ज्योति और कबीर ध्रुव के पास ही होते हैं और फिर यहीं पर वनराज जानवी के साथ खड़ा होता है और वो उसको बोलता है कि अभी भी तुम मानोगे या नहीं। यहाँ पर अब कबीर और ज्योति बोलते हैं कि उसको ले जाओ और साथ ही में वनराज जैसा जैसा उनको बोलने के लिए बोलता है कि वो अपनी बेटी को दान दे रहे हैं, ऐसा तुमको बोलना पड़ेगा, वो वैसा ही बोल देते हैं और फिर वो उसको अपने साथ ले आता है। मगर यहीं पर ध्रुव की सांस अभी भी चल रही होती है। अब जल्दी से वो उसको गाड़ी में रखते हैं और कबीर यहाँ पर अपनी बीवी ज्योति को बोलता है कि तुम उसको हॉस्पिटल ले जाओ, मगर वो खुद उनके साथ नहीं जाता। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतरा था तो पहले वो वनराज की फोन की तरफ गया था। वो इसलिए गया था ताकि वो उसके फोन में लाइव लोकेशन अपने नौकर शाम के फोन पर भेज सके, जो कि शुरुआत में बताया गया था कि जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो कि अपने घर पे था और यहाँ पर काम करने नहीं आ पाया था। तो इसके बाद सीधा उसी नौकर के घर पे जाता है उसका फोन उठाने और उसी के जरिए उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करता है और वहीं पर उसकी बाइक भी होती है जिसको लेके वो चले जाता है और अब वो वनराज का पीछा कर रहा होता है, जो कि उसकी बेटी को एक जंगल के एरिया में लेके जाता है। वहां पर एक पुराना सा मंदिर भी होता है और यहीं पर वनराज को दिखाया जाता है जब वो जानवी को लेके जा रहा होता है तो जानवी सिर्फ उसके पास सिंगल लड़की नहीं होती जिसको उसने अपने कब्जे में करा होता है। यहाँ पर दिखाया होता है कि उसने बहुत सारी लड़कियों को अपने कब्जे में कर रखा होता है जिनको एक एक करके यहाँ पर लेकर आया था और अब यहाँ उसके मेन मकसद का पता लगता है कि वो क्या करना चाहता है। इसके जरिए वो एक तांत्रिक का रूप धारण लेता है और वो एक रात का ही इंतजार कर रहा होता है जिस रात को वो उन सारी लड़कियों को एक आग के कुएं में डाल देगा, जिसके बाद वो उनकी कुर्बानी देखकर ऐसी ताकत हासिल करना चाहता था कि जैसे वो दूसरों को लड्डू या कुछ भी चीज खिलाकर उनको अपने कब्जे में करता था, मगर वो अब ये चाहता था कि अब उसको किसी को भी कब्जे में करने के लिए किसी को कुछ खिलाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो जिसकी तरफ देखे वो उसके कब्जे में आ जाए और इसलिए वो इन सब लड़कियों की कुर्बानी देना चाहता था। उसके पास बहुत सारी गुड़ियाएं पड़ी होती हैं जिनको वो एक एक करके आग में फेंक रहा होता है और वो बाकी लड़कियों को बोलता है कि जैसे जैसे मैं इस गुड़िया को फेंकता रहूंगा तुम एक एक कदम आगे बढ़ते रहना और जैसे ही मैं लाल वाली गुड़िया फेंकूंगा तुम सारी की सारी नीचे आग में कूद जाना। सारी लड़कियां उसके कब्जे में होती हैं और वो ऐसे ही कर रही होती हैं। यहीं पर कबीर उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करके किसी तरह उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब जैसे जैसे वो जंगल में पहुंचता है तो यहाँ पर कुछ और 3-4 किन्नर टाइप औरतें होती हैं जो कि कबीर पर हमला कर देती हैं। अब कबीर इनसे लड़ लड़ा के किसी तरह उस मंदिर तक पहुंचता है जहाँ पर वनराज होता है और बाकी सारी लड़कियां होती हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसको पीछे से सिर पर उन्हीं औरतों में से एक कबीर को पीछे से हमला कर देती है, जिसके बाद वो अधमरा सा हो जाता है और फिर उसको सीधा ले आके वनराज के कदमों में पटक देते हैं। अब यहाँ पर कबीर बिल्कुल अधमरा सा हो रहा होता है और ये सब देख रहा होता है कि वो धीरे धीरे गुड़िया आग में फेंक रहा है और सारी लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही हैं। वो बहुत सोचता है कि वो क्या करे। इसी दौरान वनराज उसको बताता है कि अगर वो मर भी गया तब भी वो लड़कियां उसके कब्जे से नहीं छूटेंगी और साथ ही साथ जिसने भी उसको मारा होगा उसको जिंदा ही नोच के खा जाएंगे। अब कबीर सोचता है कि वो क्या करे। उसके पास पड़ी मशाल को उठाता है और सीधा वनराज के पैर पे मार देता है और फिर जैसे ही वो नीचे झुकता है तो जो कबीर के हाथ में चाकू गड़ा होता है उससे सीधा उसकी जीभ काट देता है। अब वनराज गूंगा हो चुका था, वो उन लोगों को बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे सकता था, मगर लड़कियों को ये ऑर्डर तो होता है कि जिसने भी उनके मालिक को नुकसान पहुंचाया है वो उसको जान से मार देंगी। वो सारी लड़कियां कबीर की तरफ बढ़ती हैं और उसको मारने की कोशिश करती हैं, मगर अब एकदम से कबीर एक रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें रिकॉर्डिंग वनराज की होती है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए तुम आजाद हो। और यही रिकॉर्डिंग वो सबको सुना देता है उन लड़कियों को, जिसके जरिए वो वनराज के वश से निकल जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग उसी टाइम पे कर ली गई थी जब वो कबीर के घर पे था और यही चीज मजाक मजाक में
जानवी के लिए बोल रहा था। और यही चीज कबीर ने अपने बेटे ध्रुव को ही बोला था कि ये रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने डिवाइस से, जब वो ऊपर की तरफ चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर उसकी वॉइस में एडिट कर बीच के वर्ड्स हटाकर वो इस रिकॉर्डिंग को इस डिवाइस में डालकर स्पीकर के जरिए इन लोगों को सुना देता है। और इसी के बाद ये लड़कियां सारी वनराज के काले जादू से आजाद हो जाती हैं। इसी के बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबीर एडमिट होता है और उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो उसको बताती है कि आपके जरिए सारी लड़कियां अपने अपने घर पहुंच गई हैं और ये बहुत सारी मिसिंग रिपोर्ट्स थी जो कि काफी टाइम से सॉल्व ही नहीं हो रही। पुलिस ऑफिसर बताती है कि जानवी के अलावा 108 लड़कियां और थी जिन सभी को उनके घर पहुंचा दिया गया है। और फिर कबीर बोलता है कि वनराज का क्या हुआ, वो कहाँ है। जिसके बाद पुलिस बोलती है कि उसका अभी भी पता नहीं चला, लेकिन हम उसको पकड़ लेंगे। और फिर सीधा 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब सीधा वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि एक शख्स मरे हुए चूहे की तरफ बढ़ रहा होता है एक जंगल में, उसको सीधा पन्नी में डालता है और फिर लेके चले जाता है। अब वो बंदा और कोई नहीं बल्कि कबीर ही होता है। कबीर ने पुलिस से पहले ही वनराज को एक जगह पर कैद कर दिया था और ये चीज सबसे छुपाई थी, उसने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। और उसको एक गुफा में बेड़ियों से बांध रखा होता है और साथ ही में उसको ये सजा देता है कि वो उसको खाना नहीं देता बल्कि मरे हुए जानवरों की बॉडीज ही देता है, जैसे कि चूहा। वहां पर चूहों की हड्डी पड़ी होती है जिसके जरिए वो जिंदा होता है। और उसके पास कबीर अक्सर आता है, उसको एक मरा हुआ चूहा देके चले जाता है, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं देता खाने के लिए। और यहाँ पर वनराज की हालत बहुत बुरी होती है, वो उससे भीख मांग रहा होता है कि उसको आजाद कर दे, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करता और दोबारा से उसको वो मरा हुआ चूहा देके वहां से चले जाता है उस गुफा को बंद करके, जो कि बिल्कुल अंधेरे से भरी होती है।